हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स ने कैसे एंट्री करी थी इंडिया में और किस किस तरह से मतलब उन्होंने इंडिया पर धीरे धीरे अपना जो है वो रूल स्टार्ट कर दिया था, किन किन के साथ वॉर हुई थी और धीरे धीरे कैसे इन्होंने धीरे इंडिया में एक्सपैंड करा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बारे में। और 1857 की रिवॉल्ट हुई क्यों थी, उसके रीजंस क्या रहे थे और ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्या करा था कि इतनी बड़ी रिवॉल्ट हमें देखने को मिली, वो आज हम इस लेक्चर में पूरा डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें से आपके मैक्सिमम क्वेश्चन जो हैं वो आज निकलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। तो इस लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से देखना। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने हिस्ट्री के इससे पहले 9-10 लेक्चर अपलोड आई थिंक कर दिए हैं। मेरे को एग्जैक्ट नंबर तो याद नहीं है, लेकिन मैंने काफ़ी सारे हिस्ट्री के लेक्चर्स अपलोड करे हैं। और अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो वो ज़रूर देखिए, क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग से मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आपको अभी अच्छे से समझ आ जाएगा कि मैं किस तरह से पढ़ा रहा हूँ। और मैं बता दूं कि आपको ये जितने भी क्वेश्चन हैं यहीं से आपके बनेंगे, इससे बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला हिस्ट्री का। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्स ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनता है, क्योंकि ये भी एक कारण बनता है आगे जाके 1857 के रिवॉल्ट का। तो इसमें एक्चुअली हुआ क्या था कि इस टाइम पर क्या था कि जब ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे एक्सपैंड करना शुरू कर दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने, उनकी ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर अभी रूल वगैरह कर रही थी, यानी कि सब कुछ वही देख रही थी इंडिया में, जो भी था एडमिनिस्ट्रेटिव से लेकर बिजनेस तक वो सारा ईस्ट इंडिया कंपनी ही देखती थी। अपना उसमें से जो भी वो प्रॉफिट वगैरह था वो सारा यूके यानी कि ब्रिटेन में भेज देती थी ब्रिटिश क्राउन को। और इस टाइम पर क्या था कि अब यहाँ पर बिल्कुल ही जो आपका मुगल एम्पायर था वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि कोलैप्स कर गया था, और यहाँ पर कोई भी जो अच्छा रूलर यहाँ पर नहीं बचा था, यानी कि जो कोई बड़ा रूलर यहाँ पर नहीं बचा था। तो फिर क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने जो जितने भी टैक्स सिस्टम था जो पहले मुगल्स लेते थे, वो ब्रिटिशर्स ने अभी क्या करा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद लेना स्टार्ट कर दिया। और अभी इतना तो पॉसिबल था नहीं कि इतनी बड़ी ईस्ट इंडिया कंपनी और इतने सभी सारे इंडियन से टैक्स इकट्ठा करे, यानी कि एक एक किसान के पास जाकर टैक्स ले, ये तो पॉसिबल नहीं था। फिर इसको देखते हुए क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ ने यानी कि रूल्स वगैरह निकाले कि किस तरह से टैक्स कलेक्ट किया जाएगा। जो सबसे पहला था वो था परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम या ज़मींदारी सिस्टम। इसको हम परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम भी बोलते हैं और ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। ये सबसे पहले कहाँ लाया गया, बंगाल और बिहार वाले साइड में लाया गया। और इसका जो टाइम पीरियड है वो है 1786 से लेकर 1793 तक। और इसको लाया किसने, इसको लाया गया कॉर्नवालिस की तरफ, CORNWALLIS, कॉर्नवालिस। और ये एकदम से फेल्ड हो गया। ये फेल्ड क्यों हुआ अभी मैं बताता हूँ आपको। जैसे इसमें से क्या था कि ज़मींदारी सिस्टम था ना, यानी कि इन्होंने क्या करा, इन्होंने ज़मींदार इंट्रोड्यूस कर दिए। ज़मींदार किस तरह से होते थे कि वो जो टैक्स था वो रैयत से अपना टैक्स कलेक्ट करते थे। अब रैयत क्या होते थे, रैयत होते थे जो आम किसान आप बोलते हो ना, जो कल्टीवेटर होते थे, जो अनाज को उगाते थे, फसल को उगाते थे, उनको हम रैयत बोलते थे, RYOTTS। ये ज़मींदार क्या करते थे, रैयत से अपना टैक्स कलेक्ट करते थे और अपना इसमें से जो कट होता था वो रख के बाकी पैसा ईस्ट इंडिया कंपनी को दे देते थे। यानी कि एंड में पैसा किसके पास जाता था, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पैसा जाता था। इसकी वजह से क्या हुआ, जो ज़मींदार थे उन्होंने रैयत को बहुत ही एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया, यानी कि उनको परेशान करना शुरू कर दिया। और जो आम जो रैयत होता था, कल्टीवेटर होता था, उसके बाद एंड में कुछ भी नहीं बचता था। और इसलिए ये पूरा का पूरा जो प्लान था ये पूरा फेल हो गया। कौन सा, परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम। और ये एक सबसे बड़ा यानी कि रीज़न बना आगे जाके किसानों की जो रिवॉल्ट, यानी कि 1857 की रिवॉल्ट में। उसके बाद इन्होंने एक लाया सेकंड नंबर पे, जब ये फेल हुआ 1820 में आया रैयत वाली सिस्टम। अभी ये रैयत वर्ड आ गया, यानी कि इसमें से क्या हुआ कि जो ज़मींदार थे, ज़मींदारों को हटा दिया, क्योंकि ज़मींदार बहुत ज़्यादा टैक्स लेते थे इन किसानों से और कट भी अपना बहुत रखते थे, यानी कि एक किस्म से आप बोल सकते हो कि बेईमानी करते थे। तो इन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर ने क्या सोचा कि चलिए ज़मींदार को अभी यहाँ से हटा देते हैं, अभी सीधा हम कॉन्टैक्ट रैयत से करते हैं। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बोला कि एक एक रैयत से, यानी कि एक कल्टीवेटर से टैक्स कलेक्ट करना एकदम इम्पॉसिबल था ब्रिटिशर्स का। और इतने सारे मतलब इतना बड़े इंडिया में से कलेक्ट करना बहुत मुश्किल था, इसलिए ये भी बिल्कुल प्लान फेल हो गया। और ये लाया किसने था, ये लाया था थॉमस मनरो ने। और किस साइड पे लाया था, सबसे पहले ये मद्रास में लाया गया, मद्रास के बाद बॉम्बे में लाया गया, बॉम्बे के बाद पार्ट ऑफ असम, यानी कि असम के कुछ हिस्सों में, और इसके लास्ट में कुर्ग वाले एरिया में ये प्लान लाया गया। लेकिन ये भी बुरी तरह से क्या हुआ, फेल हो गया। कौन कौन से अभी तक हमने प्लान पढ़ लिए, एक पढ़ लिया हमने परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम, जो कि आया 1786 से लेकर 1793 के बीच में। अब ये टाइम पीरियड क्यों है, दो टाइम पीरियड, क्योंकि इसके बीच में क्या होता था कि थोड़े थोड़े इसमें रिफॉर्म होते रहते थे। यानी कि 87 में कुछ हो गया, 90 में कुछ हो गया, 93 में कुछ और हो गया। और ये 10 साल का एग्रीमेंट करके चलते थे ज़मींदार के साथ। ये भी याद रखना कि हमारे पूछ लिया जाता है। इतना तो डेप्थ में नहीं पूछेंगे आपसे, लेकिन फिर भी चलो मैं बता देता हूँ कि ब्रिटिशर का ज़मींदार के साथ 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता था कि 10 साल के अंदर अंदर आपको इतने टैक्स हमें देना है।
उसके बाद रैयतवाड़ी सिस्टम आया। रैयतवाड़ी सिस्टम में मैंने आपको बता दिया जैसे कि ज़मींदारों को हटा दिया, और यहाँ पर क्या हुआ, सेटलमेंट बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड कल्टीवेटर्स। जैसे मैंने आपको बताया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की और कंपनी के बीच में और कल्टीवेटर्स के बीच में डायरेक्ट सेटलमेंट होने लगा, ज़मींदार को हटा दिया। और टाइम पीरियड कितना रहा इसमें, 20 to 40 ईयर्स का टाइम पीरियड रहा, यानी कि आपको 20 से 40 साल तक टैक्स, यानी कि इतना उन्होंने बोल दिया कि इतना टैक्स देना है। अभी इसके बीच में आपका बाढ़ आए, अकाल पड़े, कुछ भी हो, चाहे फसल इस साल हुई हो, अच्छी ना हुई हो, लेकिन आपको उतना ही टैक्स ब्रिटिशर्स को ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा। जिससे क्या हुआ, एट द एंड ऑफ द डे नुकसान किन का हुआ, कल्टीवेटर्स का हुआ, फार्मर्स का हुआ, जिसकी वजह से ये भी प्लान पूरी तरह से फेल हो गया। आप खुद ही देखो, अब देखते हो कि एक साल कई बार क्या होता है कि फसल अच्छी आ जाती है किसानों की, कई बार क्या होता है कि बारिश ज़्यादा पड़ जाती है या कम पड़ती है, उस साल फसल कम आती है। तो पहले भी ऐसे ही होता था। अभी ये 40 ईयर्स या 30 ईयर्स आप बोल सकते हो कि इतना टाइम पीरियड ये पहले फिक्स कर देते थे कि इतना हमें टैक्स चाहिए इतने टाइम पीरियड के लिए। लेकिन होता क्या था, कई बार उनको इतनी फसल मिलती ही नहीं थी कल्टीवेटर्स को, और एंड में उनके पास क्या होता था कि अपने खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते थे, जिसकी वजह से ये वाला प्लान भी बिल्कुल फेल हो गया। उसके बाद आया माहलवाड़ी सिस्टम। ये जो तीनों प्लान है ना, ये सारे के सारे आगे जाके रीज़न बनते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लिए। अब इसके बाद क्या हुआ, माहलवाड़ी सिस्टम आया बाय विलियम बेंटिक, ये लाया गया। और कहाँ पर लाया गया, इन गैंगेटिक प्लेन्स, यानी कि गंगा नदी के किनारे जो प्लेन्स थे वहाँ पर ये लाया गया, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में। और यहाँ पे महल वर्ड रेफर किसको कर रहा है, महल वाली सिस्टम है ना, महल वर्ड रेफर कर रहा है यहाँ पर विलेजेस को, ग्रुप ऑफ विलेजेस को। यहाँ पर क्या होता था कि कल्टीवेटर्स अलग अलग अपनी फसल उगाते थे, लेकिन उनको टैक्स जो है वो इकट्ठा एक आदमी को जाके देना पड़ता था। और जो वो एक आदमी होता था, सभी गाँव के एक एक आदमी होते थे, जो वो एंड में जो अपना टैक्स था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देते थे। इस तरह से ये सिस्टम पूरा चलता था। कैसे चलता था, फिर से बताता हूँ मैं। कल्टीवेटर्स अलग अलग अपनी फसल उगा रहे हैं, वो अपने गांव के एक बंदा सेलेक्ट करेंगे, उसको हम बोलते थे लंबड़दार। जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया हुआ है कि उसको क्या बोलते थे, लंबड़दार बोलते थे। वो लंबड़दार अपने विलेज से टैक्स कलेक्ट करता था, वैसे ही बाकी विलेजेस के लंबड़दार भी अपने विलेजेस से टैक्स कलेक्ट करते थे, और जो टैक्स होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी को जाके देते थे। और जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी टैक्स कलेक्ट करने की लंबड़दार के ऊपर होती थी। ये आपके हो गए लैंड रिफॉर्म्स बाय ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी कई बार पूछे जाते हैं कि इनके द्वारा लाए गए और कब लाए गए, ये सारा एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर आपके चल रहे हैं, इसको आप बिल्कुल भी मत स्किप करिएगा। चाहे आपने एंशिएंट थोड़े बहुत स्किप कर दी हो, कोई बात नहीं, लेकिन ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, ये आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, और थोड़ा वीडियो को सपोर्ट भी करना है, क्योंकि आपका सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मेरे को भी वीडियो बनाने का मन नहीं करता। चलिए इसके बाद पढ़ लेते हैं 1806 में एक पहले रिवॉल्ट हुआ 1857 के। इसको हम बोलते हैं कि जो पहले छोटे मोटे रिवॉल्ट्स होते थे ना, रिवॉल्ट ऑफ 1857 के, क्योंकि एकदम से तो कोई रिवॉल्ट हो नहीं जाता इतना बड़ा रिवॉल्ट, वो धीरे धीरे सेटअप होता है। और सेटअप कैसे हुआ, पहले तो उन्होंने ये लैंड रिफॉर्म्स लाए, इसकी वजह से जो फार्मर्स थे, पुअर फार्मर्स, उनके बीच में एक गुस्सा आ गया कि मतलब उनसे इतना टैक्स वगैरह कलेक्ट करा जाता था, और बाकी जो रीज़न थे वो मैं आपको आगे बताता हूँ। लेकिन इसके पहले क्या हुआ, 1857 के पहले 1806 में एक फर्स्ट आर्मी रिवॉल्ट देखने को मिला। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 1857 क्या तो इसलिए हम पहले आया तो इसलिए हम पढ़ते हैं। कहाँ पर हुआ, ये तमिलनाडु में और वेलोर डिस्ट्रिक्ट में, तमिलनाडु के वेलोर डिस्ट्रिक्ट में ये हमें देखने को मिला। उसके बाद आता है हमारा इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, यानी कि जो हमने स्ट्रगल करी इंडिपेंडेंस के लिए वो हमारी यहाँ पर आती है। तो उसमें सबसे पहले आता है रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी बोला जाता है। और ये किस बुक में लिखा हुआ है, बुक बाय कार्ल मैक्स के द्वारा ये बुक लिखी गई है, जिसमें इन्होंने बुक का नाम दिया गया है फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। किसको बोला है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 को यहाँ पर बोला गया है। और जब ये रिवॉल्ट हुआ, इस टाइम पे गवर्नर जनरल कौन था, उस टाइम पे जो हमारे गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। और इसके क्या कॉजेज रहे, क्यों ये रिवॉल्ट हमें देखने को मिला, कहाँ कहाँ पर ये रिवॉल्ट हुआ, किस तरह से एग्जीक्यूट हुआ, ये सारा आगे बताता हूँ। जो सबसे मेन कॉज रहे इसके, वो मैं एक सबसे जो मेन कॉज था वो था पॉलिटिकल कॉजेज़। पॉलिटिकल कॉजेज़ में जो सबसे मेन कॉज थे वो थे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस। अब ये क्या था, इसके बारे में आपको डेप्थ में तो नहीं पढ़ना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स क्या था कि ब्रिटिशर्स क्या बोलते थे, अगर मान लो कोई एक प्रोविंस का कोई किंग है, एक किंग है, अगर उसका आगे कोई बेटा नहीं होता, यानी उसका कोई सन नहीं होता है, तो वो जो जितनी भी उसकी टेरिटरी है वो ब्रिटिशर्स के अंदर आ जाएगी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर वो आ जाएगी। अगर उसका कोई मेल एयर आगे नहीं होता है, यानी उसका कोई बेटा अगर नहीं होता है, तो वो उसकी सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो सारी की सारी टेरिटरी है, वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर आ जाएगी। ये था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसकी वजह से जो जितने भी हमारे इंडिया के रूलर्स थे, किंग थे, वो सारे इसकी वजह से मतलब गुस्सा हो गए, परेशान हो गए कि मतलब ये इस तरह के कोई पहले रूल तो नहीं होते थे इंडिया में।
उसके बाद आया सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस भी कुछ इस तरह से ही था, जितने भी मतलब आपके किंग वगैरह होते थे, जितने भी आपके रूलर्स होते थे, उनको ब्रिटिश आर्मी यूज़ करनी पड़ती थी मजबूर। उनको बोला जाता था कि हमारी ब्रिटिश आर्मी यूज़ करो और उसकी सैलरी भी आप खुद ही दो, उसका जितना भी मेंटेनेंस है वो आप खुद ही दोगे और इसका टैक्स भी हमें दोगे। ये कुछ इस प्रकार से था सब्सिडरी अलायंस। ये और भी मतलब आगे बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं आपको इन शॉर्ट बता रहा हूँ कि जितना आपको याद रखना है, बस आपको याद क्या रखना है कि पॉलिटिकल कॉजेज क्या क्या थे। एक था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और दूसरा था सब्सिडरी अलायंस। और जो मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ ना, आप कहीं और पे भी देख लेना, कहीं और चैनल पे या कहीं और वीडियो पे देख लेना कि इतना जो डेप्थ में मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ, ये आपको बॉर्डर बटालियन के लिए कोई भी नहीं पढ़ाएगा। और ये आपकी सिर्फ बॉर्डर बटालियन के लिए काम नहीं आएगी, ये आपकी JKSSB के लिए अभी आप एग्जाम दोगे, बहुत ज़्यादा क्लास 4 की पोस्ट आने वाली हैं और ये वहाँ पर आपकी बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। इसलिए मैं आपको ये अच्छे से पढ़ा रहा हूँ कि आपको बार बार हिस्ट्री ना पढ़नी पड़े। और मैथ भी आपका बहुत अच्छे से डेप्थ के साथ चल रहा है। और कई बच्चे बोल रहे हैं कि सर इतना एग्जाम में नहीं आएगा या आप बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हो, तो मैं ये आपके अच्छे के लिए ही मैं पढ़ा रहा हूँ। मेरे को कोई मतलब ऐसे शौक नहीं है कि ज़्यादा पढ़ाऊँ या मेरे को ज़्यादा कुछ मिल जाएगा। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि आपको जितना हो सके उतना अच्छे से पढ़ा दूँ कि आपको बार बार हिस्ट्री ना पढ़नी पड़े। उसके बाद सेकंड नंबर पर आते हैं कुछ इकोनॉमिक कॉजेज़। इकोनॉमिक कॉजेज़ में मैंने आपको बता दिया, जैसे जो मैंने पहले आपको लैंड रिफॉर्म्स वगैरह बताए हैं, ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज़ में ही थे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे फार्मर्स को ही इकोनॉमिक लॉस होता था। उनके पास पैसा कुछ बचता नहीं था, भुखमरी पड़ गई थी कितनी सारी। आपको पता होगा, कहीं सुना होगा आपने कि बंगाल साइड में एक टाइम पर कितनी भुखमरी पड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी की वजह से, ब्रिटिशर्स की वजह से। और ये सारा हमें इनके इकोनॉमिक्स कॉजेज़ हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857 के कॉज में। उसके बाद जो सी पार्ट आता है हमारे पास कॉज में, वो थे मिलिट्री कॉज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों है? इसमें जो सबसे पहले तो था वो था सोल्जर्स इल ट्रीटेड बाय ऑफिसर्स। यानी कि जो ऑफिसर्स होते थे, ब्रिटिशर्स होते थे, वो जो इंडियन सोल्जर्स होते थे उनको अच्छे से, उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते थे, यानी कि उनको ट्रीट अच्छे से नहीं करा जाता था। पहला रीज़न तो ये हो गया। और दूसरा जो ट्रिगर्ड कॉज था, यानी कि जिसने ये रिवॉल्ट भड़काया, जैसा हम बोलते हैं ना कि किसी आग के लगने के लिए हमें चिंगारी की ज़रूरत होती है, तो बस वो यही चिंगारी थी। ट्रिगर्ड कॉज जिसको हम बोलते हैं वो था ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट। ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट। अब ये क्या था? ये ग्रीस कार्टेज क्या था? अभी उस टाइम पर क्या होता था कि इन्होंने, ब्रिटिशर ने जानबूझकर एक नई राइफल इंट्रोड्यूस करी, जिसमें ये एक ग्रीस कार्टेज नाम की बुलेट पड़ती थी। बुलेट में क्या होता था? एक ग्रीस्ड कार्टेज होता था। वो जो ये ग्रीस कार्टेज होता था, ये किसका बना होता था? ये टेलो का बना होता था। टेलो या टेलो कुछ भी बोल सकते हो। ये जो कि किसका बना होता था? काऊ फैट का बना होता था। और अब आप जानते हो कि हिंदूज़ के लिए काऊ कितनी, मतलब उनके लिए भगवान के बराबर होती है। और इन्होंने क्या करा था? काऊ फैट को एज ए बुलेट में यूज़ करा था। और दूसरी चीज़ क्या यूज़ करी थी इन्होंने? पिग के फैट को भी यूज़ करा था। अभी पिग फैट मुस्लिम से रिलेटेड होता है, क्योंकि मुस्लिम वगैरह पिग वगैरह का आई थिंक मीट वगैरह नहीं खाते हैं, कुछ ऐसा ही होता है। मेरे को ज़्यादा नॉलेज नहीं है इसकी, लेकिन इतना तो आपको पता है कि पिग फैट जो कि होता है वो मुस्लिम्स के रिलेटेड होता है। और जो टेलो होता है, यानी कि काऊ फैट, जो टेलो उन्होंने बनाया था काऊ फैट से, वो हिंदूज़ के रिलेटेड था। और इन्होंने क्या करा? ये जानबूझकर लाया गया कि जो हिंदूज़ और मुस्लिम के बीच में जो एक डिवाइड एंड रूल की वो पॉलिसी खेल सके। और इसकी वजह से क्या हुआ? ये एक ट्रिगर्ड कॉज बन गया सभी हिंदूज़ के लिए और मुस्लिम के लिए। और इसी के कारण जो है आगे हमें 1857 का रिवॉल्ट वो है जो देखने को मिला। जो मेन कॉजेज़ थे वो मैंने आपको बता दिए। फर्स्ट कौन सा था? पॉलिटिकल कॉजेज़, जिसमें आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सब्सिडरी अलायंस। उसके बाद है इकोनॉमिक लॉस और इकोनॉमिक कॉजेज़। और सी नंबर पर आता है हमारा मिलिट्री कॉज। मिलिट्री कॉज में जो सबसे ट्रिगर्ड कॉज है, ट्रिगर्ड म्यूटिनी हम बोलते हैं इसको, वो है हमारा ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट। ग्रीस कार्टेज इंसिडेंट क्या था कि इसमें इन्होंने जो बुलेट यूज़ करी थी, बुलेट में कार्ट्रेज होता है, यहाँ पर होता है कार्ट्रेज में इन्होंने क्या करा था? टेलो और पिग फैट यूज़ करा था। टेलो का मतलब क्या है कि काऊ फैट। उसके बाद आगे हम पढ़ते हैं सोशल एंड रिलीजियस कॉज। ये कुछ नहीं है, बस इन्होंने क्या करा था यहाँ पर कि उस टाइम पर क्या होता था कि जैसे हमारे आज के हिंदूज़ कुछ रिचुअल्स हैं, हिंदूज़ और मुस्लिम्स के, उस टाइम पर भी होते थे। जैसे उस टाइम पर एक सती सिस्टम होता था, जो मैंने आपको पहले बताया। अभी तो हमें ये बहुत बुरा लगता है, लेकिन उस टाइम पर क्या था कि उस टाइम पर ये एक मेन, मतलब हिंदूज़ के कल्चर का पार्ट होता था। तो इन्होंने ये उस चीज़ में भी इंटरफेयर करने की कोशिश करी, उसको बंद करा। और विडो रीमैरिज एक्ट उस टाइम पर नहीं होता था, यानी कि जो विधवा लड़कियां होती थी उनकी दोबारा शादी नहीं कराई जा सकती थी, लेकिन इन्होंने उसमें भी अपना मतलब अपनी जो इंटरफेयर करा कि उनकी शादी वगैरह कराई जाए। और भी मतलब ऐसे सोशल और रिलीजियस कॉजेज रहे थे, जिसकी वजह से 1857 का रिवॉल्ट हमें देखने को मिला। और सबसे पहले कहाँ पर ये रिवॉल्ट हुआ? मंगल पांडे भी जो थे हमारे, वो एज ए सोल्जर काम करते थे। और उन्होंने क्या करा? 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने किल्ड 2 ब्रिटिश सीनियर ऑफिसर्स, यानी कि 2 ब्रिटिशर जो सीनियर ऑफिसर से उनको मार दिया।
और इन्होंने यहाँ पे एक स्लोगन लगाया, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जाते हैं ये स्लोगन वगैरह। अगर आपने पिछला पेपर देखा है तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि स्लोगन कितनी 2-3 आई थिंक क्वेश्चन स्लोगन के पूछे गए हैं, और पेपर मैंने सॉल्व अच्छे से कराया हुआ है, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो, सबसे ऊपर आपको मिल जाएगा। इन्होंने यहाँ पर क्या स्लोगन दिया, इन्होंने बोला मारो फिरंगी को, मारो फिरंगी को। किसने बोला? मंगल पांडे ने यहाँ पर बोला। और इनको फांसी की सज़ा कब सुनाई? हैंग्ड ऑन, यानी कि इनको फांसी कब दी गई? हैंग्ड ऑन 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी की सज़ा दी गई। और इनको क्या बोला जाता है? फर्स्ट मार्टर ऑफ 1857 में इनको बोला जाता है, यानी कि 1857 के पहले शहीद कौन थे? मंगल पांडे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आते हैं हमारे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स ड्यूरिंग रिवॉल्ट ऑफ 1857। जब ये रिवॉल्ट चल रहा था, अलग अलग जगह से चल रहा था, इंडिया के अलग अलग पार्ट से चल रहा था, और अलग अलग जगह से कौन कौन लीड कर रहा था इस रिवॉल्ट को, वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपको पहले बताया कि जब मैंने आपको बताया था कि बहादुर शाह जफ़र के बारे में, ये दिल्ली से लीड कर रहे थे, यानी कि दिल्ली की जो मेन सेंटर था वहाँ से कौन लीड कर रहा था रिवॉल्ट को? बहादुर शाह जफ़र। यानी कि जो सारी इन्फॉर्मेशन होती थी वो बहादुर शाह जफ़र के पास ही एंड में आती थी। ये 1857 के रिवॉल्ट ऑफ 1857 के लीडर भी इनको बोला जाता है। अगर आपसे कई बार पूछ ले कोई कि मेन लीडर कौन था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, वो थे बहादुर शाह जफ़र या बहादुर शाह सेकंड। ये कहाँ से लड़ रहे थे? दिल्ली से। उसके बाद आते हैं नाना साहेब एंड तांत्या टोपे। ये दोनों कहाँ से मतलब फाइट कर रहे थे? ये दोनों कहाँ से लीड कर रहे थे? ये कानपुर से फाइट कर रहे थे। उसके बाद आती हैं बेगम हज़रत महल। बेगम हज़रत महल लखनऊ से। उसके बाद आती हैं रानी लक्ष्मीबाई, जिनका नाम था मणिकर्णिका, असली नाम कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और इनके बारे में आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं होगी, झांसी से ये लीड कर रही थी। इनके बाद आते हैं कुंवर सिंह, जो कि बिहार से थे, बिहार से लीड कर रहे थे। और लास्ट में आते हैं खान बहादुर, जो कि बरेली से इसी रिवॉल्ट में हिस्सा ले रहे थे। और ये आपके जो मेन मेन लीडर्स हैं ये मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं। इन तांत्या टोपे का कई बार असली नाम भी पूछ लिया जाता है, तो इनका असली नाम था रामचरण पांडुरंग, कुछ इस तरह से इनका असली नाम मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, कुछ ऐसे ही था, रामचरण पांडुरंग टोपे। आप मेरे को असली नाम यहाँ पर मेरे को कमेंट करके बता देना कि तांत्या टोपे का असली नाम क्या था। और रानी लक्ष्मीबाई का मैंने बता दिया आपको, मणिकर्णिका, और बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट लीडर्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर आपका एक नया क्वेश्चन आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। उसके बाद इसका इफेक्ट क्या हुआ जब ये रिवॉल्ट ख़त्म हो गया? उसका इफेक्ट क्या देखने को मिला? जो आपका गवर्नर जनरल था ना, उसको चेंज करके इन्होंने क्या बोल दिया? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। यानी कि गवर्नर जनरल की पोस्ट को इन्होंने अब क्या बोल दिया? वॉइसरॉय ऑफ इंडिया यहाँ पर बोल दिया। उसके बाद जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था, जो मैंने आपको बताया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बारे में, वो इन्होंने विदड्रॉ कर लिया, यानी कि उसको वापस ले लिया। लास्ट इफेक्ट था वो था ईस्ट इंडिया कंपनी रूल एंड, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का भी रूल एंड हो गया, और ब्रिटिश क्राउन ने जो रूल था वो अपने हाथों में ले लिया, और ब्रिटिश क्राउन ने रूल यहाँ पर स्टार्ट कर दिया। ये नहीं है कि ब्रिटिशर्स का रूल खत्म हो गया, ब्रिटिशर्स का रूल तो 1947 में खत्म हुआ जब हमको इंडिपेंडेंस मिली। यहाँ पर क्या हुआ कि जो कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होता था, जिसकी वजह से ये रिवॉल्ट हुए और इतना इकोनॉमिक लॉस हुआ इंडिया को, ये सारा ईस्ट इंडिया कंपनी तब तक देख रही थी। तब तक ब्रिटिश क्राउन से ब्रिटेन में अपना जो कट है, यानी कि अपना जो टैक्स है वो लेता था, और ईस्ट इंडिया कंपनी ही सारा देखती थी यहाँ पर। लेकिन अभी इसके 1857 के रिवॉल्ट के बाद क्या हुआ कि ब्रिटिश क्राउन ने जितना भी जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो इंडिया का मतलब जितना भी कारोबार, बिजनेस और जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो अपने अंडर ले लिया, और यहाँ पर ब्रिटिश क्राउन रूल स्टार्ट हो गया। ये था आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट बचा हो तो मेरे को कमेंट में बता देना। जितना डेप्थ में हो सकता था उतना मैंने आपको बता दिया, जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड था वो भी मैंने आपको अच्छे से यहाँ पर बता दिया है, और ज़्यादा ही बताया, कम नहीं बताया, इसकी मैं गारंटी ले सकता हूँ। और इसके बाहर आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला। अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो यार लाइक कर देना वीडियो को, और शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। थोड़ी सी मेहनत आप भी कर लो, बस लाइक बटन दबाने की कुछ नहीं जाता, बस लाइक बटन दबाना ही है, और शेयर करना किसी अपने एक दोस्त के साथ, या ग्रुप में किसी शेयर कर दो कि जो बच्चे आगे तैयारी कर रहे हैं JK SSB की और बॉर्डर बटालियन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी ये काफ़ी यूज़फुल वीडियोज़ रहने वाली हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।